अनिका, प्लीज मुझे मत मारो। मैं तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। रवि ने अपनी जान की भीख मांगी। अनिका एक दुष्ट रानी की तरह हंसी। क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम इस तरह रोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? अनिका ने ग्लव्स पहनते हुए कहा। अनिका 12 साल की लड़की थी, लेकिन उसने ग्लव्स किसी एक्सपीरियंस्ड किलर की तरह पहने थे। रवि अनिका का क्लासमेट था और उसको अनिका का सीक्रेट पता चल गया था। अनिका, तुम जो चाहोगी मैं तुम्हें दूंगा। मुझे बताओ तुम्हें कितना चाहिए? मेरे पिता बहुत अमीर हैं, रवि ने कहा। अनिका ने अपने चारों ओर देखते हुए एक पल के लिए सोचा। आसपास कोई नहीं था। उसने रवि को मारने के लिए एकदम सही जगह चुनी थी। वह उसकी ओर ऐसे बढ़ी जैसे कोई बाघ अपने शिकार की तलाश में हो। रवि ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखें घूम गईं। वह चट्टान के किनारे पर खड़ा था। प्लीज मुझे मत मारो, रवि ने रोते हुए कहा। अनिका आगे बढ़ी और अपने ग्लव्स पहने हाथों से उसे दूर धकेल दिया। रवि चट्टान से गिर गया और तुरंत मर गया। अनिका मुस्कुराते हुए रवि के शव को देखती रही। रवि को मारने के बाद अनिका अपने घर चली जाती है। देखो, मेरी बेटी अनिका कितनी खूबसूरत हो गई, रीमा ने शीशे के सामने अनिका के बालों में कंघी करते हुए कहा। अनिका ने शीशे में अपना प्रतिबिंब देखा। वह अपनी स्कूल यूनिफॉर्म पहने हुई थी। माँ, क्या आपको लगता है कि मैं मिस इंडिया बन सकती हूँ? अनिका ने कहा। बेशक, आप मिस इंडिया बनेंगी, लेकिन मिस इंडिया के लिए आप अभी बहुत छोटी हैं। अभी आपको अपनी चेस कंपटीशन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, रीमा ने कहा। अनिका ने कोने की शेल्फ में रखी ट्रॉफियों पर नजर डालते हुए सिर हिलाया। वह शतरंज की बहुत अच्छी खिलाड़ी थी और उसने कई चेस कंपटीशंस में अपने स्कूल को रिप्रेजेंट भी किया था। आज एक और कंपटीशन थी जिसे वह जीतना चाहती थी। सेंट्रल पार्क के बड़े मैदान में कई स्कूल के लड़के और लड़कियां चेस कंपटीशन में भाग ले रहे थे। चालों के बीच में अनिका 3 जजों के सामने बड़ी मेज पर रखी सिल्वर ट्रॉफी की ओर देखने लगी। जजस में से एक मिस्टर राव ने उसे देखा और मुस्कुराए। अनिका ने उसे देखकर मुस्कुराया और फिर से खेलना शुरू कर दिया। उसने एक चतुर चाल चली और अपने सामने वाले प्लेयर को हरा दिया। हारा हुआ लड़का उठ गया और दूसरा लड़का उसकी सीट पर बैठ गया। अनिका 30 मिनट के टाइम में बहुत सारे प्लेयर्स को हरा दिया। बगल की लाइन में हितेश नाम का लड़का भी अपने सभी विरोधियों को हरा रहा था। इस वर्ष कौन जीतेगा? हितेश एक मजबूत खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। आप क्या कहती हैं मिस मालिनी? मिस्टर राव ने मालिनी से कहा, जो उनके बगल में बैठी एक और जज थी। अनिका पिछले साल की चैंपियन है। अनिका जैसी चतुर लड़की को हराना आसान नहीं है, मिस मालिनी ने कहा। मिस्टर राव ने तीसरे जज की ओर देखा। मिस्टर स्वामी, आपकी क्या राय है? अनिका जीतेगी। अगर उसकी ओवर कॉन्फिडेंस उसके रास्ते में न आए। वह दूसरे प्लेयर को कमजोर समझती हैं, मिस्टर स्वामी ने कहा। जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ता गया, अनिका और हितेश से हारने के बाद कई लड़के और लड़कियों ने अपनी सीटें खाली कर दी। हारे हुए बच्चे कोने में खड़े हो गए। उन्होंने आश्चर्य से अनिका और हितेश को देखने लगे। हितेश ने अनिका के सामने वाली सीट ले ली। मिस्टर राव ने उत्साह से अनिका और हितेश को देखने लगे। मैं पिछले साल जीती थी, मैं इस साल भी जीतूंगी, अनिका ने अहंकार भरे स्वर में कहा। हितेश ने अनिका की कमेंट को इग्नोर किया। उसकी नजर शतरंज के मोहरों पर बरकरार रही और उसने अपनी चाल चली। अनिका हंसी और उसने अपना शतरंज की मोहरा को आगे बढ़ा दिया। मैंने तुम जैसे बदसूरत लड़के के साथ आज तक चेस नहीं खेली, अनिका ने हितेश का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हुए कहा। बात करना बंद करो, हितेश ने कहा। अनिका हितेश की करीब झुक गई। क्या तुम मुझ जैसी खूबसूरत लड़कियों से बात करने से डरते हो, बदसूरत लड़के? अनिका ने कहा। हितेश ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। वह जानता था कि अनिका उसका ध्यान भटकाने के लिए बातें कह रही है। अनिका ने उसको घूरते हुए अपना मोहरा को आगे बढ़ाया। अचानक हितेश ने अनिका का क्वीन मोहरा को मार दिया। अनिका ने बोर्ड की ओर देखी और सोचा कि उससे कहां गलती हुई। राव और दूसरे जज आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखने लगे। ऐसा लगता है कि हितेश यह गेम जीतेगा, मिस्टर स्वामी ने कहा। अनिका ने कुछ देर सोचा और हितेश की रानी को अपना बिशप से मार दिया। हितेश अपने अगले कदम के बारे में सोचने लगा। देखो बदसूरत लड़के, तुम मुझे नहीं हरा सकते।
तुम बेकार दिमाग वाला एक बदसूरत लड़के हो, अनिका ने कहा। जल्द ही हितेश ने अपना मोहरा आगे बढ़ाया और अनिका के किंग मोहरा पर हमला किया और गेम जीत लिया। चेकमेट, मैं जीत गया, हितेश ने खड़े होकर चिल्लाया। अनिका ने बोर्ड की ओर घूर कर देखी। हितेश की पिछली चाल अनिका के राजा पर हमला करने के लिए एक जाल थी। अनिका ने हितेश को गुस्से से देखा। जज तालियां बजाते हुए खड़े हो गए। हितेश और अनिका भी खड़े हो गए और सभी तालियां बजाने लगे। इस साल हमारे पास एक नया चैंपियन है, बधाई हो हितेश, मिस्टर राव ने ट्रॉफी उठाते हुए कहा। हितेश टेबल की ओर बढ़े और मिस्टर राव ने ट्रॉफी को हितेश को दे दिया। अनिका गुस्से में वहां से चली गई। अनिका पार्क के बाहर फुटपाथ पर खड़ी होकर हितेश का इंतजार कर रही थी। जब वह पार्क से बाहर आया तो अनिका हितेश का रास्ता रोक कर खड़ी हो गई। तुमने गेम जीतने के लिए चीटिंग किया है, यह ट्रॉफी मेरी है, अनिका ने कहा। मैं तुमसे बेहतर शतरंज खिलाड़ी हूं, मैंने धोखा नहीं दिया, हितेश ने कहा। मुझे ट्रॉफी दो, यह मेरा है, अनिका ने कहा। अनिका ने हितेश का हाथ पकड़ लिया। अनिका के नाखून हितेश की त्वचा पर चुभ रहे थे। हितेश उसकी पकड़ से छूट गया और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन अनिका ने उसका कॉलर पकड़ लिया और उसे पीछे खींचने की कोशिश की। हितेश लड़खड़ाकर गिर पड़ा। अनिका उसके ऊपर खड़ी हो गई। मुझे अकेला छोड़ दो, पगली, हितेश ने कहा। हितेश उठकर भाग गया। अनिका ने उसका पीछा किया। अनिका की आंखों में एक पागलपन भरा भाव था। हितेश चलती बस में चढ़ गया और भाग निकला। अनिका ने दौड़ना बंद कर दिया और बस को घूरने लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अनिका ने इधर उधर देखा और अपने पास एक ऑटो पाया। वह बस का पीछा करने के लिए ऑटो में बैठ गई। क्या हुआ? ऑटो ड्राइवर ने पूछा। अनिका ने बस की ओर इशारा किया। उस बस का फॉलो करो, उस लड़के ने मेरी ट्रॉफी ले ली, अनिका ने कहा। 200 रुपया होगा, ऑटो ड्राइवर ने कहा। अनिका ने ऑटो ड्राइवर के हाथ में 200 रुपये थमा दिए। हाईवे पर ऑटो ने बस का पीछा किया। ड्राइवर ने बस को देखते हुए भारी ट्रैफिक के बीच बड़ी चतुराई से वाहन चलाया। जब बस अगले बस स्टॉप पर रुकी तो अनिका ऑटो छोड़कर हितेश के पीछे चली गई। अनिका ने एक पत्थर उठाया और हितेश के पीछे पीछे एक सुनसान गली में चली गई। अनिका ने हितेश के सिर को निशाना बनाकर पत्थर फेंका। गोली इतनी जोरदार लगी कि हितेश जमीन पर गिर पड़ा। उसके सिर से खून बहने लगा। अनिका उसके करीब चली गई। तुमको मुझे जीतने देना चाहिए था, अनिका ने कहा। हितेश दर्द से जमीन पर लुढ़क गया। मेरी मदद करो, मुझे खून बह रहा है, हितेश ने कहा। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी दर्द को खत्म कर दूंगी, अनिका ने कहा। हितेश ने अनिका को घबराहट से देखा। उसे डर था कि वह उसके साथ क्या करने वाली थी। अनिका ने खून से सना पत्थर उठाया और उससे हितेश के सिर पर कई बार वार किया। हितेश ने हिलना बंद कर दिया। हितेश मर गया। फिर अनिका ने पत्थर को अपनी जेब में रख लिया। अनिका ने चारों ओर देखा। आसपास कोई भी नहीं था। फिर अनिका ने हितेश के बैग से ट्रॉफी निकाली और जाने के लिए पीछे मुड़ी, लेकिन उसकी नजर कोने में पड़ी तारकोल की बाल्टियों पर पड़ी। उसने बाल्टियां उठाईं और तारकोल हितेश के शव पर डाल दिया। अनिका सुनसान गली से निकली और हाईवे पर एक आइसक्रीम ठेले के पास पहुंची। मुझे एक कप आइसक्रीम दो, मैंने आज शतरंज टूर्नामेंट जीत लिया, अनिका ने अपनी जेब से 100 रुपये के नोट निकालते हुए कहा। आइसक्रीम वाले ने नोट लिया और अनिका को आइसक्रीम दे दी। अनिका ने आइसक्रीम का एक एक टुकड़ा एंजॉय करते हुए खाने लगी। अनिका ने हितेश के साथ जो किया उसके लिए अनिका के मन में कोई भी अफसोस या पछतावा नहीं था। अनिका के लिए हितेश सिर्फ एक चेस का मोहरा था और उसने उसे खत्म कर दिया था। अनिका ने गर्व महसूस करते हुए ट्रॉफी की ओर देखने लगी। इंस्पेक्टर विक्रम रवि के शव के पास झुककर देख रहे थे। फॉरेंसिक टीम घटनास्थल की जांच कर रही थी। सब इंस्पेक्टर रिया विक्रम के पास खड़ी थी। सर, क्या आपको लगता है कि यह आत्महत्या है? रिया ने कहा। नहीं, लड़का ऊंचाई से डरता है, उसके पिता ने मुझे बताया। वह इतनी ऊंचाई से कूदकर जान नहीं दे सकता था। कोई आत्महत्या करने के लिए इतनी दूर क्यों आएगा? वह अपने ही कमरे में ढेर सारी नींद की गोलियां खाकर जान दे सकता था। जी सर, कोई इस लड़के को यहाँ लाया और चट्टान से नीचे फेंक दिया, रिया ने कहा। लड़के के पिता एक अमीर व्यापारी हैं।
उसके दुश्मनों ने उसे मार डाला होगा, विक्रम ने कहा। पर सर, हत्यारे ने लाश यहां क्यों छोड़ी? अगर हत्यारे ने शव छिपा दिया होता तो हत्या के बारे में किसी को पता नहीं चलता, रिया ने कहा। विक्रम ने इधर उधर देखा। जगह सुनसान थी। आज सुबह एक किसान अपनी बकरियों को चराते हुए गांव की ओर जा रहा था, तभी उसने शव देखा। लड़का अपने किसी परिचित व्यक्ति के साथ इस जगह पर आया होगा, विक्रम ने अपनी कार की ओर चलते हुए कहा। रिया विक्रम के साथ चली।